नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। आज मैं आपसे आपके समक्ष कुछ करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट लाया हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट भी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हीराबेन जी पंचतत्व में विलीन हुई हैं, तो सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें शत नमन भी करता हूं। अब मैं आरंभ करता हूं और ईश्वर से ताकीद करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति अवश्य प्रदान करें। अगर बात करें करंट अफेयर संबंधी, तो आज से लगभग 7 से 8 दिन पूर्व ही एक बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रत्येक 26 जनवरी को किसी स्पेशल देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आमंत्रित होते हैं। तो इस साल तो याद रखिए मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, याद रखिए मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र जिसे इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो 2023 में पड़ेगी। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, याद रखिए अब्दुल फतेह अल सीसी। मैं डायरेक्ट लिख भी देता हूं, अब्दुल फतेह अल सीसी। याद रखिए, मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे 26 जनवरी 2023 को भारत में मुख्य अतिथि। कौन है ये? इजिप्ट या मिस्र जो भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी विशेष अतिथि के रूप में 26 जनवरी को भारत में शामिल होंगे। तो याद रखिए अब्दुल फतेह अल सीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है, थोड़ा याद रखिए अब्दुल फतेह अल सीसी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी अगर आपको याद होगा 2018 में नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2019 में अवार्ड प्रदान किया गया था, याद होगा, जो कि अमेरिका में प्रदान किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस बार थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में असम में रहने वाली एक महिला पूर्णिमा देवी को सारस के संरक्षण हेतु, सारस क्रेन के बचाव हेतु, क्योंकि देखा जा रहा है सारस की संख्या दिन दिनों बहुत तेजी से कम होती जा रही है देश में, तो सारस की रक्षा हेतु, सारस के संरक्षण हेतु असम की रहने वाली पूर्णिमा देवी को यूनाइटेड नेशन द्वारा 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशन का अवार्ड इस बार किसको मिला है? पूर्णिमा देवी को, भारत की पूर्णिमा देवी। अब पूर्णिमा देवी को क्यों मिला है? सारस के संरक्षण हेतु, सारस पक्षी के संरक्षण हेतु। और पूर्णिमा देवी कहां की निवासी हैं? तो असम की, याद रखिए पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी को यूएन द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत की पूर्णिमा देवी को यूएन का, यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड प्रदान किया गया है। पूर्णिमा देवी कौन है? भारत के असम की रहने वाली हैं, और ये क्यों फेमस है, इन्हें अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि सारस के संरक्षण हेतु इन्हें ये अवार्ड 2022 प्रदान किया जाएगा। कौन प्रदान करेगा? यूनाइटेड नेशन। किसको? पूर्णिमा देवी, याद रखिए पूर्णिमा देवी। दूसरा क्वेश्चन है हेसर घट्टा घास के मैदान। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो ये यूपी पीसीएस और आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी किसी एग्जाम में कुछ
अलग हटके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेसरघट्टा, हेसरघट्टा ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये कर्नाटक के घास के मैदान है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, हेसरघट्टा घास के मैदान का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो डायरेक्ट हमें लिखना है कहां पे? कर्नाटक। हेसरघट्टा घास के मैदान कहां है? कर्नाटक में, याद रखिए। हेसरघट्टा घास मैदान, हेसरघट्टा घास के मैदान कहां है? ये कर्नाटक में। हेसरघट्टा, हेसरघट्टा घास के मैदान कहां है? आपके कर्नाटक में। ये चर्चा में क्यों बने हैं? ये चर्चा में थोड़े इसलिए बने हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इन्हें रिजर्व घोषित कर देगी। जो कर्नाटक सरकार है, जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा माना जा रहा है कि हेसरघट्टा घास के मैदान को जो मतलब सरकार है वो वहां की वो रिजर्व घोषित कर देगी। और रिजर्व घोषित होने का आशय है कि वहां पे कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आमतौर पे इस निर्णय का विरोध हो रहा है। तो विरोध होने का कारण एक क्या है? जब ये रिजर्व घोषित हो गया, अगर अभी केवल बात चली है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चर्चा में आ चुका है। ग्रामीणों ने इसका विरोध इसलिए किया है क्योंकि इस घास का मैदान में वे भारी मात्रा में पास्चर करते हैं। पास्चर मतलब जानवरों को चराते हैं और भी अन्य गतिविधि जो कृषि संबंधित है वो मतलब करते हैं। अगर ये रिजर्व घोषित हो गया तो वे ये क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। इस हेतु ग्रामीणों ने भारी मात्रा में इसका प्रोटेस्ट, इसका विरोध किया है। अब अगर सरकार सुनेगी तो इसको रिजर्व घोषित नहीं करेगी या बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमें याद रखना है हेसरघट्टा घास के मैदान कहां है? कर्नाटक में। कहां है ये? कर्नाटक में, याद रखिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये हो जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या है? 26 दिसंबर को, चूंकि गत वर्ष को नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा कर दी थी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को क्या मनाया गया? वीर बाल दिवस। पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया, याद रखिए। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो चारों पुत्र हैं, उनकी शहादत को कंठस्थ करने के पर्पस से प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, याद रखिए। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? ये 26 दिसंबर। एक बार मैं हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो चार पुत्र जो थे, गुरु गोविंद सिंह के अजीत, फतेह, जोरवार और जुझार सिंह, चार पुत्र कौन कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र कौन कौन से थे? अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरवार सिंह और एक है जुझार सिंह। इन चारों पुत्रों की शहादत को नमन करने के उद्देश्य से प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है, मनाया जाएगा। यह पहला वीर बाल दिवस है, तो डायरेक्ट डेट याद रखनी है। क्रिसमस के एक दिन बाद 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसमें गुरु गोविंद सिंह के जो चारों पुत्र जो थे, वो अजीत, फतेह, जोरवार और जुझार सिंह, इन चारों को इसी दिन ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के सैनिकों ने जो है दीवार में चुनवा दिया था। तो इसी कारण बस इसी की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया गया है? गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को शहादत को याद करने के पर्पस से वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दलाई लामा को मिला गांधी मंडेला पुरस्कार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार से नवाजा गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देंगे दलाई लामा। दलाई लामा भारत में कहां रहे थे मालूम होगा, 1959 में जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया था तो दलाई लामा ने अपने लाखों समर्थकों के साथ मिलकर भारत में शरण ली थी और भारत ने इसका भरपूर सहयोग किया। 1962 ईस्वी में जो भारत चीन युद्ध हुआ था नवंबर 1962 में, उस तनाव का एक कारण यह भी था कि भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी थी। दलाई लामा भारत में कहां रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछा जाए, लेकिन अभी हमें याद रखना है गांधी मंडेला पुरस्कार से किसको नवाजा गया, तो दलाई लामा। याद रखिए क्या नाम है, दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध गुरु। दलाई लामा कौन है, तिब्बती बौद्ध गुरु। दलाई लामा कौन है, तिब्बती बौद्ध गुरु। दलाई लामा कौन है, तिब्बती बौद्ध गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सफेद प्याज। जीआई टैग, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो जब किसी को जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है तो उसे उस स्थान को विशेष दर्जा दे दिया जाता है, उस फसल को विशेष नाम दे दिया जाता है, वो फसल ज्यादा फेमस हो जाती है, उस फसल को सरकार संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध भी हो जाती है। तो याद रखिए, तो सफेद प्याज जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र। याद रखिए क्या नाम है, महाराष्ट्र। सफेद प्याज कहां है, महाराष्ट्र में। तो भारत में कुल जीआई टैग प्राप्त चिन्हों की संख्या कितनी हो गई है, वो हो गई आपकी 432। याद रखिए सफेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है, सफेद प्याज, तो महाराष्ट्र में। टोटल कितने हो गए हैं, 432। तमाम चीजों को जीआई टैग मिल चुका है, सिरसी सुपारी को मिल चुका है, अल्फांसो आम को मिल चुका है, उसके सफेद रसगुल्ले को मिल चुका है, उसके बाद आपकी कोल्हापुरी चप्पलों को मिल चुका है जो कि महाराष्ट्र में भी फेमस है वो भी। इसी प्रकार सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहां सफेद प्याज ज्यादा फेमस है, कहां का, महाराष्ट्र का। कहां का फेमस है, महाराष्ट्र का, थोड़ा याद रखिए। इसी प्रकार सफेद रसगुल्ले को भी प्रदान किया गया 2019 में। सफेद रसगुल्ला हालांकि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों में पाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के सफेद रसगुल्ला मतलब छेना इसे हम बोल सकते हैं, वहां सफेद रसगुल्ला बोला जाता है, ऐसा जो कहते हैं लोग। तो सफेद रसगुल्ला कहां का है, वेस्ट बंगाल का, उसे भी जीआई टैग 2019 में मिला था। लेकिन हाल ही में करंट क्वेश्चन क्या है, सफेद प्याज महाराष्ट्र का जो है उसे सरकार ने जीआई टैग प्रदान कर दिया गया, प्रदान कर दिया है। टोटल भारत में कितने जीआई टैग ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, वो हो गए 432। कितने हो गए, 432। याद रखिए। सफेद प्याज महाराष्ट्र। हाल ही में शिंदे काफी चर्चा में रहा था 4-5 महीने महाराष्ट्र, जब शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी जी के साथ हाथ मिलाया था शिवसेना का दामन छोड़कर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे, याद रखिए एकनाथ शिंदे। फिलहाल यहाँ सफेद प्याज महाराष्ट्र को क्या मिला, जीआई टैग। क्या मिला है, जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा याद रखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 की मेजबानी कौन करेगा, भारत। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। हाल ही में 2023 में मैंने आपको लगभग 1.5 महीने पहले बताया था, जब पेट का एग्जाम चल रहा था लगभग 2 महीने पहले, कि 2023 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। G20 के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, सीता वाली ट्रिक बताई थी गुरुजी सीता, SSC FCI में ट्रिक बताई थी मैंने G20 की। उसी प्रकार संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO बोला जाता है 2001 में बना, जिसमें 8 सदस्य हैं और ईरान ने भी इसमें शामिल होने की पहल कर दी है। तो ईरान शामिल हो गया तो 9 हो जाएंगे। SCI सहयोग संगठन की बैठक भी, संघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी, वो भी भारत में होगी।
इस बार 2023 में, और एक 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 भी कहां होगी? भारत में। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 कहां होगी इस बार? भारत में। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसके साथ ही 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? 24 दिसंबर को कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ताओं या ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसका टैग भी है, जागो ग्राहक जागो, काफी बार चर्चा में आता भी रहता है। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे एक क्वेश्चन ये भी है, समर्थ योजना का संबंध। केंद्र सरकार की जो कौशल विकास योजना है, युवाओं को अधिक युवाओं को प्रत्येक फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास योजना शुरू की गई थी, याद होगा आपको 2016 में। उसी की एक पहल है समर्थ योजना। क्या नाम है उसका? योजना क्या नाम है? समर्थ योजना। समर्थ योजना का संबंध किससे है? वस्त्र से। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि समर्थ हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई समर्थ योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 ऑप्शन होंगे, शिक्षा, चिकित्सा, या वस्त्र, या विदेशी पहल, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हमें टिक करना है वस्त्र मंत्रालय से, क्योंकि जो कॉटन आपको मालूम है, कॉटन भारत में अच्छा खासा होता है। मालवा का पठार जो कि मालूम है 81,267 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कहां कहां है मालवा का पठार? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालवा का पठार क्यों फेमस है? मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में फैला है। और मध्य प्रदेश का जो 28% एरिया है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,07,240 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मतलब 3 लाख में अगर 3 दूनी 6 अगर बोल दिया जाए, लगभग मध्य प्रदेश का लगभग 60 से 70 हजार स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया जो है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है मध्य प्रदेश का 28% एरिया जो है वो मालवा के पठार से घिरा हुआ है। कितना एरिया? 28% एरिया मध्य प्रदेश का। और मालवा का पठार किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात और फिर राजस्थान। और मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी ही कॉटन के लिए क्या होती है? बहुत जरूरी होती है। काली मिट्टी, ऐसा माना जाता है कि काली मिट्टी को अगर कम वर्षा, कम पानी प्राप्त होता है तो वो स्वतः ही उपजाऊ हो जाती है। स्वतः इसमें छोटे छोटे क्रैक के निशान बन जाते हैं। बिना पानी तो नहीं बोल सकते हैं फिलहाल, कम पानी और कम जुताई होने के बावजूद भी इसमें कॉटन अच्छी खासी हो जाती है। यही कारण है कि गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन होता है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉटन नहीं होता है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार जरूर सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में कॉटन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता? गुजरात। सबसे ज्यादा कॉटन गुजरात, फिर तेलंगाना, लेकिन सबसे अधिक कॉटन कहां पाया जाता है? गुजरात में। याद रखिए। तो बस समर्थ योजना का संबंध किससे है? समर्थ योजना का संबंध है भारत में जो कॉटन के वस्त्र हैं उन्हें और से अधिक बनाया जाए। तो याद रखिए, समर्थ योजना का संबंध डायरेक्ट किससे है? वस्त्र मंत्रालय से। समर्थ योजना का संबंध किससे है? डायरेक्ट वस्त्र मंत्रालय से। याद रखिए। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है कि प्रोजेक्ट वाणी का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट वाणी का संबंध किससे है? तो याद रखिए, प्रोजेक्ट वाणी का संबंध किससे है? भारत में कुल 773 जिले लगभग हैं वर्तमान में, ऐसा माना जाता है, लगभग 770 772। प्रोजेक्ट वाणी का संबंध जो है भारत में प्रत्येक जितने भी जिले भारत में है, यूपी में तो 75 है, लेकिन पूरे भारत में लगभग 770 से ज्यादा जिले हैं। याद रखिए। तो भारत में प्रत्येक जिले की जो भाषा है, मालूम है कि देश की पहचान या किसी राज्य या जिले की पहचान उसकी भाषा से भी अच्छी खासी की जाती है। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1956 में पहला बना भी था, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य आंध्र प्रदेश
1956 बना था, यह भी मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट वाणी का संबंध किससे है? वाणी मतलब भाषा, डायरेक्ट कर देना है। प्रोजेक्ट वाणी का संबंध भारत के प्रत्येक जिले की भाषा से है, उस जिले की भाषा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए, इसी पर्पज से प्रोजेक्ट वाणी अभी पहल आरंभ की गई है। तो ये कुछ करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और थोड़ा याद रखिए। ये जितने भी क्वेश्चन है वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब्दुल फतेह अल सीसी जो 26 जनवरी को जो अभी विशेष अतिथि के रूप में भारत में आए, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।